नमस्कार। 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ बेहद खास बुलेटिन 5 की आंच में आपके साथ हूं मैं सुमित शर्मा। बुलेटिन में बताएंगे कि आखिर जूदेव को क्या है दुख, क्यों हुए वो पार्टी से पदमुक्त, शमशेरा ने क्यों मांगा है टाइम, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने छात्रों को क्या तोहफा दिया, फ्रॉड के जाल से इंदौर क्यों है बेहाल और सड़क पर कहां हुआ संग्राम। इन सभी खबरों की होगी बात, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है दिलीप सिंह जूदेव के इस्तीफे की वजह। लिस्ट जारी होने से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले जूदेव राज परिवार के सदस्य दिलीप सिंह जूदेव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी और सभी दायित्वों से मुक्त होकर एक कार्यकर्ता की तरह काम करने की इच्छा जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी टिकट की टेंशन से जूझ रही है? क्या दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले टिकट पर तकरार शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व राज्यसभा सांसद और जशपुर राज परिवार के सदस्य रणविजय सिंह जूदेव ने पार्टी के सभी पदों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के दबंग नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के भतीजे रणविजय सिंह ने न सिर्फ प्रदेश कार्य समिति और घोषणा समिति से इस्तीफे की पेशकश की है, बल्कि बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं। बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूं मैं, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे वो मैंने छोड़े थे जो रिपीटेड और कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप थे। पार्टी की जो समितियां हैं उससे मैंने बहुत पहले, चूँकि मैं समय नहीं दे पा रहा था, रायपुर यहाँ से बहुत दूर भी हो जाता है, तो मैंने निवेदन किया था संगठन मंत्री जी से कि भाई मेरे जगह इस जो दायित्व है उससे मुझे मुक्त कर दें, नहीं तो क्या होता है कि निष्क्रियता का आरोप लगता है। बस ये एक छोटी सी बात थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से जशपुर राज परिवार का राजनीति में बोलबाला रहा है। जूदेव राज परिवार देश में अपनी कट्टर संघ विचारधारा के लिए जाना जाता है। 1952 में हुए पहले चुनाव में राम राज्य परिषद से विजय भूषण सिंह जूदेव सांसद बने। उनके बेटे दिलीप सिंह जूदेव घर वापसी अभियान की वजह से पूरे देश में चर्चित हुए। संघ ने उनके अभियान को अपना प्रकल्प बनाया और धर्म जागरण सभा की शुरुआत की। दिलीप सिंह जूदेव 2 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। अटल सरकार में उन्होंने केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री का जिम्मा भी संभाला। दिलीप सिंह जूदेव 2003 विधानसभा चुनाव में जोगी सरकार को उखाड़ने के लिए मूंछ को दांव में लगाकर चर्चा में आए थे। दिलीप सिंह के भतीजे रणविजय सिंह जूदेव को बीजेपी ने 2014 में राज्यसभा भेजा। राज परिवार से रणविजय सिंह के साथ दिलीप सिंह जूदेव की बड़ी बहू प्रियंवदा सिंह जूदेव, दूसरे बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और सबसे छोटी बहू संयोगिता सिंह जूदेव भी राजनीति में सक्रिय हैं। रणविजय सिंह भले ही किसी तरह की नाराजगी से इनकार कर रहे हों, लेकिन हकीकत ये भी है कि वो रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने दावेदारी भी ठोकी है। हालांकि अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। मैंने अपनी बात रखी थी रायपुर पश्चिम की, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई लिखाई 12-13 साल की है, मेरा निवास भी वहाँ पर है और मैं अभी मानता हूँ सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अगर कोई वहाँ पर है तो राजेश मूणत ही हैं जो सीट जीत सकते हैं। पर मैंने अपनी एक बात रखी थी वहाँ पर, वो पार्टी तय करेगी उसमें क्या करना है। अगर मुझे लगता है पार्टी को भी सरगुजा संभाग या रायगढ़ लोकसभा में मेरी ज़्यादा उपयोगिता है, यहाँ भी लगभग आपकी 20 सीटें हैं, अगर यहाँ मेरी ज़्यादा उपयोगिता है 20 सीटों में तो मैं यहाँ काम करूँगा। दरअसल राज परिवार के 2 सदस्य प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की कोटा सीट और संयोगिता सिंह जूदेव की चंद्रपुर विधानसभा सीट से दावेदारी के बाद रणविजय सिंह जूदेव की दावेदारी कमजोर हो गई। पार्टी राज परिवार के ही 3 लोगों को टिकट देने से बचना चाहती है। देखिए, जब पहली सूची जारी किए थे उसके बाद ही बगावत के सोर्स सामने आ गए थे। दूसरी वायरल सूची आई तो स्थिति और ज्यादा घातक हो गई। जूतम पैजाज मचा हुआ है, नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे कालिख पोती जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का पुतला जलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है और किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है उसका परिणाम अब सामने आ रहा है।
कांग्रेस पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के उनकी राय से टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, उनकी राय नहीं ली गई और उसी का परिणाम है कि आज कार्यकर्ता विरोध में उतरे हुए हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है। शैलजा जी ने कहा 2-4 दिन में आ जाएगी। बैज जी कह रहे हैं पिछले ये 20 दिनों की बात कर रहा हूं। हमारी सूची आए तो लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीने हो गए और इन्होंने 1.5 महीने से लगातार कहना शुरू किया 4 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी। पर जैसे ही एक सूची फाइनल करते हैं तो पता चलता है राजीव भवन में लोग कुर्सी लेकर फोड़ने और तोड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेसी कार्यकर्ता इससे भयभीत हैं और भयभीत होने के कारण ये 70-72 के विधायकों के साथ भी अपनी नई सूची घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। रणविजय सिंह जूदेव के इस्तीफे की वजह कुछ भी हो, लेकिन एकाएक उनके बड़े ऐलान ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी भले ही बचाव मोड में आकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस वक्त का सच यही है कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले रणविजय सिंह के कदम ने बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा किया है, जहां सवालों की बौछार ज्यादा है और जवाब में फिलहाल पार्टी के पास कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर बिलासपुर से है, जहां ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने समन भेजा है। वहीं एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी को ईमेल भेजकर पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। रणबीर पर सौरभ चंद्राकर के बैटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। ईडी का कहना है कि इसके लिए रणबीर को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया। एक्टर से ईडी जानना चाहती है कि वो इसका प्रमोशन कब से कर रहे हैं, इसके लिए किसने संपर्क किया और पेमेंट किस मोड में किया गया। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया है कि महादेव बैटिंग ऐप पोर्टल में बहुत सारा पैसा प्राप्त करके और मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया गया। उसके संदर्भ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ रायपुर में 4 लोग गिरफ्तार। अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि उसमें कई लोगों की संलिप्तता है, मतलब कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें सौरभ चंद्राकर हैं जो दुबई में सेटल्ड हैं। इस मामले में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी समन जारी किया गया था, जिस पर ईमेल के माध्यम से रणबीर ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। दोबारा समन इशू किया जाएगा और आगे नियम के अनुसार प्रोसीडिंग की जाएगी। बॉलीवुड के जो सितारे हैं और इन लोगों का बेसिक रोल ये है कि इन लोगों ने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट किया है, ऐड करके और अलग अलग तरीक़ों से। साथ ही साथ जो भी इन्होंने जो उसमें से जो धन लिया है, ऐसा अभी हमको शक है कि जो धन इन्होंने लिया है वो धन जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं लिया है, कैश लिया है और शायद हवाला के माध्यम से लिया है। इसीलिए उन लोगों को सम्मन करके बुलाया जा रहा है ताकि वो अपना एक्सप्लेनेशन दें कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग पोर्टल में उनका रोल कहाँ तक था और क्या था, और उनको जो उस काम के जो पैसे मिले वो चैनल क्या था उसका। अगर वो इलीगल चैनल था तो वो लोग भी इस क्राइम के दोषी हैं, और अगर वो लीगल चैनल था, भाई मैं कलाकार हूँ, मेरा काम ही है क्या कहते हैं अपनी कला जो मेरी है उसके अनुसार पैसे कमाना। और अगर किसी ने वो काम किया है और पैसे अगर सीधे चैनल पे लिए तो ठीक है, लेकिन अगर चैनल गलत है तो फिर वो अपराध का आगम जो महादेव ऐप के माध्यम से कमाया गया था उसका एक अंश उन्होंने भी अपने पास रखा है। इसी के संदर्भ में भी जांच चल रही है और हमने समन इशू किया हुआ है कुछ लोगों को। कौन है और क्या नाम है सर? भाई अभी जो जानकारी है उसके अनुसार जो समन इशू किया गया था, रणबीर कपूर को समन इशू किया गया था। कल उसको उपस्थित होना था, बीता हुआ कल जो है। आज समन इशू किया, उसमें श्रद्धा कपूर को आना था, हुमा कुरैशी को आना था, लेकिन ये लोग आए नहीं हैं। इन लोगों ने ईमेल के माध्यम से और आगे के समय की मांग किया है। तो अभी उनके समय की मांग जो उन्होंने की तो है, अब उसमें विचाराधीन है कि उनको समय प्रदान किया जाए कि नहीं प्रदान किया जाए। ये केवल 3 नाम हुए, इसके अलावा भी अभी तक ये जो तीनों नाम के ही समन गया है, तो इसलिए अभी उसी के बारे में जानकारी मैं दे पाऊँगा। बाकी के बारे में अभी कोई जानकारी दे पाने में असमर्थ हूँ। वहीं रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने छात्रों को सौगात दी है। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी छात्रों को। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को इसका फायदा होगा। 1 लाख से ज्यादा छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा इससे। भेंट मुलाकात के दौरान छात्रों ने सीएम से इसकी मांग की थी। सरगुजिया है, कुड़ुक है,
बतरा है, मूरिया है, मारिया है, तो जितने भी हमारे जो यहाँ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसमें जो मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए, ये शिक्षाविद कहते हैं। तो हम लोगों ने उसको बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी में उसकी व्यवस्था भी की है, पुस्तक भी छपा है, अब उसके टीचर भी भर्ती करने की बात कही गई। तो निश्चित तौर पर इससे छात्रों को काफी फायदा मिलने वाला है। सीएम भूपेश बघेल की छात्रों को एक बड़ी सौगात। आगे बढ़ते हैं। मर चुका आदमी छाप रहा नकली नोट। इंदौर में हैरान कर देने वाला केस। सरकारी रिकॉर्ड में मुख्य आरोपी राजेश मर चुका है। अशोक बनकर ये नकली नोट छाप रहा था। गिरोह बनाकर एक नकली नोट का गिरोह चला रहा था। आरोपी 1 से 1.5 साल से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। 1 साल में 30 लाख के जाली नोट भी खपा चुके थे। इनके फ्लैट से 4 प्रिंटर, नोट छापने की मशीन बरामद हुई। 1,60,000 रुपए के नकली नोट भी मिले। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। मुख्य आरोपी का नाम राजेश बिरपते है। मुख्य आरोपी मूलतः बैतूल का रहने वाला है। आरोपी राजेश नाम बदलकर रह रहा था। अशोक चौहान बनकर रह रहा था मुख्य आरोपी। बैंक खातों से लेकर सारे सरकारी डॉक्यूमेंट अशोक चौहान के नाम से बनवा चुका है। आईबी भी आरोपी से पूछताछ करेगी। वहीं इजराइल से बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इजराइल पर 5,000 रॉकेट से हमले किए गए। वहीं इजराइल भी अब बदले की कार्रवाई कर रहा है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग ने दस्तक दे दी है। यहाँ इजराइल और हमास संगठन के बीच ठन गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से कैसे एक बार फिर तबाही मची हुई है। रॉकेट से इमारत को निशाना बनाया गया, जहां पल भर में ये इमारत निस्ते नाबूद हो गई। इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। घरों में आग लगी हुई है। फायर फाइटर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। गाड़ियां धू धू कर जल रही है। सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। इजराइल और हमास एक बार फिर से भिड़ गए हैं। फिलिस्तीनी चरमपंथी ग्रुप ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर मिसाइल हमला बोला, जिसके बाद अब इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया है और गजा पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल के जवाबी हमले में फिलिस्तीन की कई इमारतें नष्ट हो गई। हमास आतंकियों ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला करने का दावा किया। इस रॉकेट हमले में इजराइल के प्रमुख शहरों पर हमले किए गए। एरुसलम में एयर डिफेंस का सायरन बज रहा है। हर तरफ गोलियों की गूंज सुनाई पड़ रही है। आसमान में रॉकेट लहरा रहे हैं। धुआं आसमान को छू रहा है। हमास संगठन इजराइल के 100 से ज्यादा नागरिकों को मारने का दावा कर रहा है। एक तरह से हमास ने इजराइल के ऊपर अचानक हमला बोला है, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल में सुबह 7 बजे से ही सायरन बजने लगे। ये सायरन तब बजते हैं जब देश के किसी हिस्से के ऊपर हवाई हमला होता है। हमास ने सिर्फ हवाई हमला ही नहीं किया, बल्कि जमीनी घुसपैठ भी की है। 40 से 50 हमास आतंकियों के इजराइल में दाखिल होने की भी खबर सामने आई है। वहीं इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक किया गया है। इजराइल से जंग का ऐलान करते हुए काउंटर अटैक को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के कई रॉकेट नष्ट कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास ने युद्ध छेड़कर बड़ी गलती कर दी है। इजराइल में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। इजराइल के कई शहरों में वार्निंग सायरन बज रहा है। हमास और इजराइल का संघर्ष काफी पुराना है। 1980 के संगठन में हमास संगठन की स्थापना हुई। ये एक फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन और एक राजनीतिक पार्टी है। साल 1987 में हमास ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए पहले विद्रोह की शुरुआत की थी। दरअसल इस विवाद की वजह अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड है। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टोन का ऐलान किया है। ये एक नया ऑपरेशन है, जिसका मकसद संवेदनशील माने जाने वाले अल अक्सा कंपाउंड को आजाद कराना है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात बेहद ही नाजुक हैं, जहां हमास ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है।
तो वहीं अब इजराइल ने भी हमास को बर्बाद करने की कसम खा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजराइल में आतंकवादी हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए दुख जाहिर किया है। ट्वीट कर पीएम मोदी कहते हैं कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।